वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज हमने जो हमने टॉपिक पढ़ा था बीए सेकेंड ईयर लोक प्रशासन का एक पेपर है राज्य प्रशासन। हमने उसका एक टॉपिक पढ़ा था राज्य प्रशासन का विकास और महत्व। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य क्या है ये पढ़ चुके हैं। स्लाइड आप देख सकते हो। राज्य प्रशासन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। राज्य प्रशासन के विकास के 3 फेज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है प्राचीन और मध्यकाल में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। उसके बाद में ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ। तो आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस राज्य प्रशासन को हम देखते हैं, जिन राज्यों को आज हम देखते हैं, वो राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश काल के ही प्रशासन का विस्तार है। आज का जो राज्य प्रशासन है उसका आधार, उसकी नींव ब्रिटिश काल में ही हमको देखने को मिलती है। अगर ब्रिटिश काल के हम राज्य प्रशासन के विकास को समझ सकते हैं तो वर्तमान समय में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझने में हमें काफी आसानी होगी। अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। उस वक्त भारत में 400 देशी रियासतें थी। उस समय भारत में लगभग 400 देशी रियासतें अपने राज्य का कार्य संचालित करने में स्वतंत्र थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक सेंटर सूरत में स्थापित किया था। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित वो हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ा जाए। फिर उन्होंने बंबई, कलकत्ता और मद्रास में भी अपने पैर पसारने प्रारंभ किए। जो सिटीज थी जैसे ये बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन नगरों में कंपनी का प्रशासन एक प्रेसिडेंट के माध्यम से चलाया जाता था। उसकी अपनी एक काउंसिल होती थी जिसमें 4 या 5 या 10 मेंबर होते थे। ये प्रेसिडेंसियां, इनको प्रेसिडेंसियां कहते थे। और आज जो राज्य प्रशासन हम देखते हैं, आज जो स्टेट देखते हैं, ये प्रेसिडेंसियों का ही रूप है, यानी कि प्रेसिडेंसियां आज के राज्य प्रशासन की नींव थी। ब्रिटिश काल के अंदर चार्टर और कानून बना करके वो अपने आदेशों को भारत में लागू करते थे। प्रशासन के समस्त आदेश चार्टर के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से लागू होते थे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रतियोगिता परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा यहाँ इसको गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले 1726 का चार्टर। 1726 का चार्टर, इसको हिंदी में राजलेख कहते हैं। इसके माध्यम से कलकत्ता, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में गवर्नर बैठता था। उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। शासन प्रशासन करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। वो आदेश कब मिला? 1726 के चार्टर से यह आदेश कानून बनाने का गवर्नर और उसकी काउंसिल को दे दिया गया था। तो प्रश्न उठता है कि इससे पहले कानून कैसे बनता था। तो इससे पहले कानून बनता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि लंदन में इसका ऑफिस होता था। यहाँ से हिंदी में इसको अपन निदेशक मंडल कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले कानून बनाने की शक्ति प्राप्ति, जो कि 1726 के चार्टर से बदल करके गवर्नर और उसकी काउंसिल को अधिकार दे दिया गया। उसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजय पाते हैं और भारत में लगभग उनके शासन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। अब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान कंपनी को बना दिया गया। किसके द्वारा बना दिया गया? मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी गई। जिससे क्या फर्क पड़ा? इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन करने की पावर और दीवानी न्याय करने का वैधानिक अधिकार कंपनी के पास आ गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं जिसको, 1773 का। इसमें क्या हुआ कि एक बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी जिसमें गवर्नर जनरल बैठता था और 4 सदस्यों की परिषद होती थी। मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल अलग था, मद्रास का अलग था, बंबई का अलग था। लेकिन 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो कि कलकत्ता में होती है।
इसके बाद अगला है 1781। इसके बाद 1781 का जो एक्ट पढ़ते हैं हम, इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बंगाल की सरकार को बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि पहले बंबई, मद्रास, अब बंगाल की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब पढ़ते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य और पॉलिटिकल कार्य, यानी कि व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। सत्रह के राजलेख में यह प्रावधान किया गया कि भारत में कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति व्यापार कर सकता है, अर्थात कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के राजलेख का मुख्य बिंदु यही है। इससे पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन अब 1813 के राजलेख से भारत में ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। 1833 का राजलेख के माध्यम से, यानी कि चार्टर के माध्यम से, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि अभी तक मद्रास, बंबई और उड़ीसा का भी गवर्नर जनरल था, उसको अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास तथा बंबई की परिषदों के कानून बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले मद्रास और बंबई कानून बना सकते थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन अब वो पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ चुके थे। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना का उपबंध किया गया, जिसमें 12 सदस्य रखे गए थे। तो ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन के विकास का पहले चरण को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले चरण में हम 1853 के बाद 1947 तक जो डेवलपमेंट हुए थे उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।